चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। चीन ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाते हुए भारत को सलाह दे डाली है। चीन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद इतिहास से प्राप्त हुआ है और इसी मुद्दे पर कोई भी एक तरफा कदम उठाने से बचना चाहिए। चीन ने साथ ही कहा कि इस मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार किया जाना चाहिए। चीन ने दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, सुरक्षा परिषद के संबंधित प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार उचित और शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा घटना टेक्सास की है, जहां एक शॉपिंग मॉल में हुई गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई और बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक टेक्सास के डलास में लैन प्रीमियम आउटलेट्स मॉल में संदिग्ध हमलावर ने गोलीबारी की। पुलिस ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए संदिग्ध शूटर को मार गिराया। इस गोलीबारी का शिकार हुए घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। एलन पुलिस विभाग ने बताया कि एलन प्रीमियम आउटलेट्स पर पुलिस मौजूद है और जांच जारी है। हिंसा प्रभावित मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जिले में रविवार सुबह कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई, ताकि लोग दवा और भोजन जैसी जरूरी चीजें खरीद सकें। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए कर्फ्यू में सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक ढील दी गई। इससे पहले शनिवार को भी अपराह 3 बजे से शाम 5 बजे तक 2 घंटे की ढील दी गई थी। बता दें कि मणिपुर के जिरीबाम जिले और आसपास के इलाकों से 1100 से अधिक लोगों ने अंतर्राज्यीय सीमा पार कर असम के कछार जिले में प्रवेश किया। वहीं हिंसा में कई लोगों की जान चली गई। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मणिपुर में अब तक 54 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 14 मृतकों में 16 शव चूड़ाचांदपुर जिला अस्पताल के मुर्दा घर में रखे गए हैं, जबकि 15 शव इम्फाल ईस्ट के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। धरनारत पहलवानों के समर्थन में कई राजनीतिक और सामाजिक संगठन उतर चुके हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने भी पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर कूच करने की घोषणा कर दी और आज किसान संघ राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली कूच कर चुके हैं। किसान नेताओं की घोषणा के मद्देनजर पुलिस ने भी धरना स्थल और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि उनका संगठन भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुछ पहलवानों के समर्थन में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगा। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आज 15वें दिन भी जारी है। वे लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रिजभूषण का बड़ा बयान सामने आया। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने प्रदर्शनकारी पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कहा कि अगर उनके खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है तो वे फांसी लगा लेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने वीडियो के जरिए अपनी बात कही। उन्होंने अपने आप को बेकसूर कहते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को समर्थन देने के लिए किसानों को वहां पहुंचने के मद्देनजर रविवार को प्रदर्शन स्थल और शहर के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है और दिल्ली, गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर घेराबंदी बढ़ा दी गई है। और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ पहलवानों के धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके साथ दर्शनपाल, हनान मौला जैसे नेता भी पहुंचे। एसकेएम ने पहलवानों को समर्थन देने की घोषणा की। एसकेएम नेताओं ने मोदी सरकार और ब्रिजभूषण का पुतला जलाने की भी घोषणा की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में महज 3 दिन बचे हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में लगभग 6 किलोमीटर मेगा रोड शो किया। पीएम मोदी का यह रोड शो केंपागौड़ा मूर्ति, न्यू तिम्परा सरदा जंक्शन से शुरू होकर ट्रिनिटी सर्कल और एमजी रोड तक होकर गुजरा। इसके बाद पीएम ने शिवमोगा में एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी शिव के दर्शन के साथ अपने कर्नाटक चुनाव अभियान का समापन कर रहे हैं। वे मैसूर के नंजनगूड स्थित श्री कंठेश्वर मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने शनिवार को भी बेंगलुरु में 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और इस रोड शो को पूरा होने में करीब 3 घंटे का समय लगा था।
हरियाणा में पिछड़ा वर्ग आयोग ने नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इसके साथ अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी थी। अब आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नगर पालिकाओं में आरक्षण की सिफारिशें लागू कर निकाय चुनाव करवाने की तैयारी करेगी। उम्मीद है कि जून में चुनाव हो जाएंगे। इस बीच वार्ड बंदी और सूची का काम चुनाव आयोग ने तेज कर दिया है। आयोग को नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने का काम सौंपा गया था। आयोग ने विभिन्न बैठकें आयोजित की और राज्य स्तर के सभी डीसी से उनके जिलों के नगर पालिकाओं की संख्या, जनसंख्या के आंकड़े मांगे। विस्तार से चर्चा करने के बाद आयोग ने नगर पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के नागरिकों को आरक्षण के अनुपात के बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को दे दी है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो चुका है, लेकिन हर दलों में बागियों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। खासतौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बागियों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन इसी बीच बीजेपी ने बागियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए 30 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के बीच बागियों पर बड़ी कार्रवाई की। पार्टी ने 30 बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। बागी उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनौती पेश कर रहे थे। हालांकि सूत्रों के अनुसार पार्टी ने बागियों को मनाने की कोशिश पहले की थी और लेकिन जब बागी नहीं माने तो उनको पार्टी से निकाला गया। गौरतलब है कि राज्य में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। राज्य में दूसरे चरण के अंतर्गत 11 मई को वोटिंग होगी, जबकि 4 मई को पहले चरण के वोट डाले गए थे। दोनों चरणों के वोटों की गिनती 13 मई को होगी और नतीजों का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि राज्य में 2 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन सब में कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। इसी के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए यहां एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची। प्रियंका ने मुल्की के कोलनाड मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में बढ़ते हुए हरियाणा सरकार ने लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी की फर्द यानी ई फर्द प्रणाली की शुरुआत की है। अब लोगों को अपनी जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द निकालने के लिए पटवारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल के माध्यम से लोग डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द यानी नकल निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक जमीनों के झगड़ों से निपटान के लिए सांझी खेवट की तकसीम हेतु प्रदेश सरकार नया कानून ला रही है। इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और अदालतों में लंबे समय तक चलने वाले जमीनी झगड़ों से भी निजात मिलेगी। सरकार का यह कदम क्रांतिकारी कदम साबित होगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि चक्रवात मोचा के इस हफ्ते पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दस्तक देने की उम्मीद है। एक चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति निचले और मध्य क्षोभ मंडल स्तरों में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में बन रही है। इनके प्रभाव से 8 मई तक उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। चक्रवात का नाम मोचा रखा गया है, जो यमन द्वारा सुझाया गया नाम है। मौसम विभाग ने मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में रविवार से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा कि जो लोग बंगाल की मध्य खाड़ी में हैं, उन्हें 9 मई से पहले सुरक्षित स्थानों पर लौटने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पहले ही 18 तटीय और आसपास के जिलों के जिलाधिकारियों और 11 विभागों के अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। बता दें कि अप्रैल, मई और जून के महीने ग्रीष्मकालीन चक्रवात के लिए माने जाते हैं, जबकि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मानसून चक्रवात महीने हैं। देश में अब फिर से कोरोना के नए केसों का आना जारी है। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2380 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,69,630 हो गई है। राहत की बात यह है कि एक्टिव मरीजों की संख्या 30,041 से घटकर 27,212 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आए आज के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से 15 और मरीजों की मौत के बाद भारत में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर अब 5,31,659 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक कुल 4,44,10,738 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% दर्ज की गई है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।